देखो, मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंटिंग टू फैसिलिटेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन, है ना। आपसे पूछा जाए कि पैसा क्या होता है, मनी क्या होता है, तो आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे, आप बोलोगे सब कुछ ही पैसा है ना। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा कुछ लिख के आ जाओगे तो टीचर बुरा मान जाएगा और कहीं ना कहीं आपके नंबर कट हो जाएंगे। तो जो आपकी क्लास 10th के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन जो सिंपल सी बताई गई है वो यही है कि मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग। मनी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि इट इज कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हमारे लिए किस तरह का काम करता है ये, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप जाते हो कोई शॉप पे, अगर किसी शॉप पे आते हो, आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, तो बदले में क्या देते हो आप, पैसे देते हो ना, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब आपने पैसे क्यों दिए, बिकॉज पैसे के अंदर कोई एक वैल्यू स्टोर है। अब 100 रुपए का सामान है तो 100 रुपए ही क्यों देते हो आप उसको, 5 रुपए में वो सामान आपको क्यों नहीं देगा, बिकॉज वो 100 के अंदर 100 की वैल्यू स्टोर है। तो इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इसको गिना जा सकता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करता है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको पता है इट इज रिलेटेड टू मनी। और इसके कुछ एग्जांपल है, करेंसी। अब करेंसी में आपके पेपर नोट्स आ जाएंगे, कॉइन्स आ जाएंगे, डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा, बैंकर्स चेक हो जाएगा। अब ये सारे टर्म्स से कंफ्यूज मत होना। देखो, करेंसी, करेंसी के अंदर आप बेसिकली कैसे इस्तेमाल करते हो, आप अगर अपने पापा से मम्मी से पैसे मांगते हो तो कैसे मांगते हो, आप ऐसे बोलते होगे ना कि पैसे दे दो, और वो या तो आपको कॉइन्स देते होंगे या फिर पेपर नोट के फॉर्म में देते होंगे। ये दो तरीके हैं। डिमांड डिपॉजिट, अब देखो इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला जाता है, तो ये काफी टीचर्स आपको बताते नहीं है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो बैंकों में आपका पैसा रखा हुआ है उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन आज आपको चैप्टर के बीच में समझाया जाएगा जब ये टॉपिक आएगा कि डिमांड डिपॉजिट होता क्या है। ठीक है, इसको हम डिमांड डिपॉजिट का हमने नाम जो दिया गया है तो वो हम देंगे। अब मतलब मीनिंग बताया जाएगा। तो नीरज यहाँ पे कहता है how can a PP of paper value a piece of paper value valued ₹100। नीरज कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई इशू करती है पैसे। अब कहीं ना कहीं 100 रुपए की जो स्टोर ऑफ वैल्यू है तो वो 100 रुपए में ही डालेगी ना। अब 2 रुपए की वैल्यू 100 रुपए नहीं हो सकती। अब अगर हम अपनी करेंसी किसी और से कंपेयर करें तो ये पॉसिबल है ना, कि आपके यहाँ के 100 रुपए जो है किसी के लिए 2 रुपए के बराबर है, किसी और कंट्री के, है ना। लेकिन हमारी कंट्री में 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही है। क्लियर है। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो एक बार आप प्लीज ऑडियो ऑन करके मेरे को सुनो, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर है तो क्लियर लिख दो। सर, पेपर नोट्स का कॉन्सेप्ट कब आया, देखो इसका कोई डेट नहीं था बेसिकली, बिकॉज अलग अलग टाइम पे ये कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से आया, इसका किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, पहले क्या इस्तेमाल होता था, वो हम अगले पीपीटी में पढ़ेंगे। तो देखो अगले पीपीटी में अगर कार्तिक का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कि कार्तिक ये पूछता है कि सर यहाँ पे पेपर नोट्स क्यों आए और कब आया। तो सबसे पहले जो हम चले जाते हैं बिल्कुल पुराने टाइम पे। अब देखो, बार्टर सिस्टम एंड द नीड ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम बताओ, सबको क्लियर है यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, बार्टर सिस्टम सबको पता है कि एक हाथ सामान दो एक हाथ लो। अभी देखो अगर अनुष्का होती तो अनुष्का को पता होता कि ये क्या है इसके हाथ में, बताओ इस इंसान के हाथ में क्या है ये, मुंह के अंदर तो पता है मुझे सिगार है, हाथ में पूछा है। सर फिश। फिश है। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे बात करते हैं, इसके हाथ में फिश है और ये बदले में उसको कुछ दे रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या चीज है, अब देखो बार्टर सिस्टम में गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज, ये समझना ये लाइन, गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं, किसी मार्केट में नहीं, हम डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, विद गुड्स टू कंप्लीट द म्यूचुअल नीड। म्यूचुअल नीड का मतलब यहाँ पे ये चीज है कि आपको मान लो एक डॉग चाहिए था और आपके पास एक बकरी गोट है, आपको गोट बेचना है और इसको गोट खरीदना है इस इंसान को, और आपको इन रिटर्न क्या चाहिए था, डॉग चाहिए था, और इसको इन रिटर्न चाहिए था गोट, है ना। तो दोनों की म्यूचुअल नीड्स है यहाँ पे, दोनों कोइंसिडेंस, वांट्स का कोइंसिडेंस होता है यहाँ पे कि भाई अब जैसे ये पेन है मेरे पास, इस पेन को मुझे बेचना है,
और मुझे बदले में क्या चाहिए, बुक चाहिए। अब किसी इंसान को वो बुक उसने पढ़ लिया है, उसको बदले में पेन चाहिए, तो वो मेरे पास, अगर हम आपस में किसी भी तरीके से टकराते हैं और हम दोनों को एक दूसरे के नीड्स के बारे में पता चलता है, तो हम इन चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के अंदर डायरेक्टली गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, जिससे कि म्यूचुअल नीड्स हमारे पूरे किए जा सके। शू मेकर एक्सचेंज अ पेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड शू टू फार्मर फॉर सम क्वांटिटी ऑफ व्हीट, यहाँ पे भी डबल कोइंसिडेंस हो रहा है। तो बार्टर सिस्टम का डबल कोइंसिडेंस लिख लेना कहीं पे। तो डबल कोइंसिडेंस अगर नहीं है तो बार्टर सिस्टम जो है टोटली फेल है, और ये हुआ भी ऐसा ही। अब जरूरी थोड़ी है कि अगर किसी को अगर चीनी चाहिए तो उसको बदले में अपना घोड़ा बेचना पड़ेगा, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल कोइंसिडेंस धीरे 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 करके कॉन्फ्लिक्ट करने लग गए। अब लोगों को पता नहीं चलने लग गया, उनको सामान अगर खरीदना है तो किस तरीके से खरीदें, है ना। तो देखो वो कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं इसके, बार्टर सिस्टम के। और इसके बाद बार्टर सिस्टम के बाद मनी का इंट्रोडक्शन हुआ था, और वो हम पढ़ते हैं किस तरीके से। पहले इसके हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसके बैड पॉइंट्स हैं, डिसएडवांटेज है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब दोनों ही व्यक्ति को सेम टाइम पे सामान खरीदना या बेचना होगा तभी ये पॉसिबल है। स्टोर ऑफ वैल्यू, अब जरूरी नहीं है, अगर किसी को मान लो यहाँ पे किसी को चीनी चाहिए तो चाइना जाके चीनी लेगा, है ना। मतलब चाइना के लोगों को चीनी कहता है, नहीं नहीं, ये वो वाली चीनी नहीं है, ये शुगर है, शुगर, ठीक है, चीनी। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसी को चीनी चाहिए और उसके पास एक गोट है, तो वो गोट दे के चीनी खरीदेगा क्या। अब ये देखो, गोट की वैल्यू 4,000 रुपए और चीनी की वैल्यू 40 रुपए, तो क्या ये फेयर एक्सचेंज हुआ क्या। या एक साथ बताओ, 4,000 की चीनी खरीदेगा क्या कोई, नहीं खरीदेगा ना। तो एक, हाँ, तो स्टोर ऑफ वैल्यू यहाँ पे हो गया। दूसरा, डेफर्ड पेमेंट, आप यहाँ पे बचा हुआ, आप देखो, अब सामान आप खरीदने के लिए गए 100 रुपए का, ठीक है, मतलब आपने सामान खरीदा 85 रुपीज का हुआ, तो आपने 100 रुपए का नोट दिया, 15 रुपए उसने वापस कर दिए, है ना। तो लेकिन क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि आधी गोट काट के दे देगा उसको, पॉसिबल है क्या। उसको रिटर्न देगा कि मतलब 40 रुपए की तो चीनी होगी, इसकी पूछ काट के मुझे दे दो और बाकी आप रख लो, ऐसा तो होगा नहीं। अब यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, तो यूनिट ऑफ अकाउंटिंग भी नहीं हो पाता था उस टाइम पे, उसको इन टर्म्स ऑफ मनी काउंट ही नहीं कर पा रहे थे कि इसकी वैल्यू कितनी है ना, कि इस फिश की वैल्यू कितनी है, या इस सामान की वैल्यू कितनी है, इस गुड की वैल्यू कितनी है, ये सब काउंट नहीं हो पा रहा था। उसके बाद आती है हमारे पास कुछ चीजें जो हमारी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हैं। अब उनमें से था ग्रेन्स एंड कैटल, ठीक है। तो ये पुराने फॉर्म ऑफ मनी थे, इसको भी बार्टर सिस्टम के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता था, ग्रेन्स एंड कैटल्स को। और मेटालिक कॉइन्स उसके बाद आए, जो कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो ये देखो, ये जो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के थे, जब राजा महाराजा थे उस टाइम पे, जैसे कि मान लो अकबर और ये सब, उस टाइम पे तो ये थोड़ी होता था कि 2,000 का नोट या 1,000 का नोट या 500 रुपए का नोट, नोट तो नहीं होते थे उस टाइम पे। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे, और उस पे नोटो हुआ करती थी। ये ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी है। और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी, अब करेंसी के अंदर आपके हो जाएंगे पेपर नोट एंड कॉइन। पेपर नोट एंड, हाँ बोलो। सर उस समय प्राचीन जमाने में वो रुपए नाम की चीज नहीं होती थी, तो उस समय कौन सी करेंसी होती थी। मैंने आपको बताया ना कि जो जितने भी राजा वगैरह होते थे हमारी कंट्री के अंदर, देखो हम सिर्फ अपनी कंट्री की बात करेंगे, बिकॉज अगर अदर कंट्रीज की अगर हम बात करने लग जाएं तो ये टॉपिक जो है अलग दिशा में चला जाएगा और ये डेट्स बदल जाएंगे, बिकॉज ये आपको इंडिया के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ तो हमारी इंडिया के अंदर 1947 से पहले अगर हम बात करते तो हमारे पास दो टाइप के स्टेट्स थे, एक था प्रोविंस और एक था प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। अब जो प्रोविंस था, उस प्रोविंस को मैनेज करते थे उस टाइम पे ब्रिटिश, और ये थे राजा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या था, अब पैसों की डीलिंग कैसे होती थी। अब जो ये राजा वगैरह जो थे, और ये ब्रिटिशर्स से आने की पहले की बात हम चले जाते हैं, चलो उससे भी पहले,
तो जो जितने भी राजा होते थे वो क्या करते थे, इनके कॉइन्स बनवाते थे गोल्ड के, और उनपे उनकी फोटो होती थी। ठीक है, उनपे उनकी फोटो होती थी। अब देखो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को ही क्यों चूज किया गया? गोल्ड एक हमें पता है एक ऐसा मेटल है जिसको अगर आप वो कॉइन्स के तौर उसका एक यूज है ही है, साथ में अगर कॉइन नहीं भी है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक वैल्यू पहले से स्टोर है, कहीं ना कहीं वो यूज हो जाएगा। तो ये चीज थी, समझ में आ गई बात? सर चलो, अब यहाँ पे अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में हमने बात कर ली पेपर नोट एंड कॉइन्स की। दूसरा डिपॉजिट विद बैंक, आप जो बैंक में पैसे जमा करते हो वो डिपॉजिट विद बैंक कहलाता है। उसके बाद एक चेक की बात आती है। चेक आप सबने देखे ही होंगे। अब विदाउट द यूज ऑफ करेंसी हम क्या करते हैं, पेमेंट सेटल कर देते हैं। अब देखो चेक कुछ इस तरीके का दिखता है, जो यहाँ पे एक बार देखो फोटो के अंदर आपको दिखाया गया है कि अब यहाँ पे पे किसको पे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्यूशन की फी पे करनी है, तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे मेरा नाम लिखा आपने और कितना रुपीस करना है यहाँ पे वर्ड्स में लिखा, और यहाँ पे लिख के अपना सिग्नेचर कर दिया और वो आपने मुझे दे दिया। और जब मैं उसको अपने बैंक में डालूंगा तो आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे और मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर सबको क्लियर है तो लिख दो। ये हमारे पास कुछ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। यस सर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नीव आपके समझ में आ रहा है? नीव, नीरज बताओ, आपका यस रिप्लाई सर। नहीं है। अनन्या आपके समझ में आ रहा है? आपका भी कोई रिप्लाई नहीं है। चलो ये ओके। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे। हमारे पास यहाँ पे एक और चीज मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि एक चीज मैं बताऊंगा जो शायद कोई और नहीं बताते हैं। तो हम एक बार को आ जाते हैं लास्ट पेज पे और यहाँ पे कर लेते हैं, हम एक न्यू ब्लैंक स्लाइड ले आते हैं फटाफट से। अब देखो मैंने आपको क्या चीज बताया, अब ध्यान से समझना। डिमांड डिपॉजिट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। आई भी आएगा ना लास्ट में डिमांड डिपॉजिट के, ई सॉरी, यस सर। डिपॉजिट, डिपॉजिट। चलो देखो इस स्पेलिंग को एक बार को चेक कर लेना, अगर गलत है तो ठीक कर लेना। तो डिमांड डिपॉजिट, आपने पैसे जमा करे बैंक के अंदर जाके, ठीक है। तो बैंक के अंदर अगर जमा किए तो सिर्फ क्या उसको डिपॉजिट नाम नहीं देना चाहिए था? बताओ, देना चाहिए था। लेकिन बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला गया है उसको? किसी बच्चे के पास इसका आंसर है? ऑडियो ऑन करके बता दो अगर किसी के पास है तो, और नहीं है तो नो लिख दो जिससे मुझे पता चलेगा। सर एक मिनट, ई नहीं आएगा। ये नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जल्दी बताओ सारे बच्चे। कि इसको डिपॉजिट हम सिर्फ कह सकते थे, बैंक के अंदर जो पैसा डाल के आते हो तो आप बोल रहे हो मैंने इतना डिपॉजिट किया, और जब निकालते हो उसको विड्रॉ कहते हो। लेकिन इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला गया है? क्या उससे कुछ डिमांड कर रहे हो आप कि आपके बैंक में सर मैं पैसे तभी डालूंगा जब मुझे 10 लाख रुपए दोगे? ऐसा कुछ डिमांड कर रहे सर हो? बताओ। सर इट इज हाँ, फॉर सेफ्टी। सेफ्टी के लिए। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ डिमांड क्यों, मतलब है मतलब इसके आगे डिपॉजिट जो आप करने जाते हो वो सिंपल शब्दों में हम कहते हैं डिपॉजिट। लेकिन वो जो पैसा बैंक में पड़ा रहता है हम उसको डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं, ये जानना है मुझे आपसे। आपके पास कोई आंसर है क्या? चलो मैं बता देता हूँ। एक चीज बताओ, जो पैसा आपने बैंक के अंदर डाल दिया, क्या बैंक वालों से पूछ के निकालते हो पैसा कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि 10 तारीख को निकालूंगा? ऐसा करते हो क्या? नहीं। आपकी जब मर्जी होती है, आपकी मर्जी जब होगी तब आप जाओगे बैंक और बैंक में से पैसा निकाल लोगे। तो जो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया है वो कभी भी आप क्या कर सकते हो, बैंक से डिमांड कर सकते हो, उसकी मांग कर सकते हो। इसी वजह से उस पैसे को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। क्लियर है क्या है यहाँ पे?
अगर क्लियर है तो क्लियर का मैसेज डाल दो। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये है बिकॉज जो आपका पैसा बैंक में जमा है वो आप कभी भी डिमांड कर सकते हो, उनसे कभी भी मांग कर सकते हो उस चीज की, है ना। और मुझे सिर्फ एक दो बच्चे क्लियर लिखते हैं, वंशिका जिसमें से एक है, और बाकी बच्चे थोड़ा सा जल्दी जल्दी जिस टाइम मैं बोलता हूँ ना सेम टाइम पे बोल दो, इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, 1 मिनट वेट करना। चलो अब हम करने वाले थे लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। तो लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक क्या करती है। एक और स्लाइड हम निकालते हैं, उसके बाद आपको समझाया जाएगा। देखो ये बैंक है, ठीक है। अब बैंक के पास आपने कर दिया पैसा डिपॉजिट, ठीक है, और ये नींव है, नींव ने पैसा डिपॉजिट किया। अब यहाँ पे अनुष्का है। अब अनुष्का को क्या चाहिए, लोन चाहिए बैंक से। इसने लोन लिया, इसने क्या किया, पैसा डिपॉजिट किया, इसने क्या किया, लोन लिया, ठीक है। बैंक इसके साथ एक टर्म एंड कंडीशन लगाती है कि तुम्हें इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा 10%, और नीव को कहती है कि अगर आप हमारे पास पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपको मंथ का या मतलब क्वार्टरली या जो भी है वो आपको 5% मिलेगा। डिपॉजिट करने का आपको 5% हम पैसा देंगे। और अनुष्का ने जब इनसे बैंक से पैसा उधार लिया तो अनुष्का को उन्होंने क्या किया, 10% इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया। अब क्या है, दोनों का डिफरेंस डिफरेंस आया 5%। ये जो 5% है दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, ये इसका प्रॉफिट है। इस तरीके से बैंक चलते हैं, क्लियर है। बिकॉज बैंक जो है अब नीव क्या करेगा, जिस दिन पैसे डाले वो सेम डे तो नहीं निकालेगा ज्यादातर, और चलो इसने निकाल भी लिया तो इसके जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो बैंक में पैसा डालते हैं, है ना। और उनमें से कुछ परसेंट जो होता है बैंक क्या करती है, लोन देती है लोगों को, और लोन देने का जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट दे आर गिविंग टू देयर कस्टमर्स फॉर डिपॉजिट। अगर यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो पता बताओ एक बार मुझे। अब आपको ये पता चल गया होगा बैंक किस तरीके से काम करती है, और बैंक जो है, बैंक में जो आप पैसा डालते हो उसके बदले में आपको पैसा मिलता भी है, लेकिन उनको कैसे प्रॉफिट होता है ये आपको पता चल गया होगा आई थिंक। अब तो नीव को क्लियर है और बाकी बच्चों को भी। जिसको क्लियर नहीं है ना एक बार चार्ट में लिख देना, क्लियर नहीं है, फिर मैं उसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा दोबारा। तो ये हमें पता चल गया कि बैंक को किस तरीके से फायदा होता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो बैंक्स हैं, इन बैंक्स को लोन देना, इसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना और जो गाइडलाइंस होती हैं ये सब कौन करवाता है। ये आपने सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RESER, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुना होगा आपने ना। ये क्या करती है, सारे बैंक्स को क्या करती है, अगर कभी उसको पैसों की कमी होती है तो उसको उधार देती है। दूसरी बात कि उनके गाइडलाइंस इशू करती है, यही करेंसी जो आप इस्तेमाल करते हो पेपर नोट, यही छपने के ऑर्डर्स देती है। क्लियर है यहाँ पे। चलो तो लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक के बारे में हम पढ़ते हैं, और इनमें काफी पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको नोट डाउन करना पड़ सकता है अपनी रफ नोटबुक में। तो आप फटाफट अभी अगर मैं कुछ समझाऊंगा तो उसको नोट करने की कोशिश करना। देखो, बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस अमाउंट एंड दोज नीड मनी। सो दोज हु नीड मनी ये लोन की तौर पे, और जो हु हैव सरप्लस अमाउंट का मतलब होता है ये जिसने डिपॉजिट कर। बताओ ये क्लियर है पहला पॉइंट, आई थिंक सबको क्लियर होगा, बहुत सिंपल है। दूसरा, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक अकाउंट होल्डर हु हैव एक्सेस अमाउंट।
है ना। बैंक एक्सेप्ट क्या कर रहा है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो 4,000 रुपए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरा घर 3,000 में चल जाएगा, 1,000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं जाके बैंक में जमा कर देता हूँ, बैंक मुझसे एक्सेप्ट कर रहा है वो पैसा, है ना। तो वो मेरा एक एक्सेस अमाउंट था, एक्सेस अमाउंट नहीं भी था तो चलो एक सेविंग के तौर पे मैंने क्या किया, उस पैसे को बैंक में जाके डाल दिया। तो बट बैंक ये मान के चलती है कि मेरे पास पैसा 1,000 रुपए फालतू था तभी मैंने जाके बैंक में डाला है। दूसरी बात, बैंक स्टोर स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस अमाउंट एज अ प्रोविजन फॉर यूजर हु विश टू विड्रॉ मनी। अब आपने क्या किया, अब देखो मान लो एक बैंक के पास आया 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए आया, छोटा अमाउंट से बताता हूँ, एक बैंक के पास आया 10,000 रुपए, तो वो क्या करती है, 10,000 के 10,000 लोन वालों को नहीं दे देती है, वो क्या दी, इसमें से सिर्फ 100 रुपए लोन पे लगाएगी, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 लगाएगी, ठीक है, बिकॉज उनको भी इनसिक्योरिटी होती है कि सारे अगर एक बार को मांगने आ गए तो फिर आरबीआई से मुझे लोन देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और आरबीआई भी डिसाइड करती है कि आपके पास जितना डिपॉजिट आया है उसका इतना परसेंट ही आप क्या कर सकते हो, बस लोन दे सकते हो। आरबीआई डिसाइड करती है ये चीज। बताओ क्लियर है ये? अगर इतना क्लियर है, फर्स्ट 3 पॉइंट्स अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दो, बिकॉज पॉइंट्स ज्यादा है, मुझे बीच बीच में जल्दी पूछना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ किसको किसको क्लियर है। सर थर्ड वाला फिर से समझा दो। समझा रहा हूँ, देखो बैंक क्या करती है, बैंक, आप मान लो आपने एक बैंक खोला हुआ ईशा, और आपके पास मान लो 10,000 रुपए डिपॉजिट आया, तो आप क्या वो 10,000 के 10,000 किसी को लोन दे दोगे, किसी और का पैसा? नो सर। आप उसमें से सिर्फ 100 रुपए दोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि इतने सारे लोगों ने जिन्होंने डिपॉजिट किया वो आज भी निकाल सकते, कल भी निकाल सकते हैं। लेकिन बैंक के अंदर ऐसा होता है कि हमेशा इंसान जो होता है वो डेली नहीं निकालता, एक दो इंसान निकालता है, बट सारे नहीं निकाले एक साथ, ठीक है। दूसरी बात, अगर चलो ठीक है एक साथ सारे मांगने भी आ गए तो वो 100 रुपए जो होगा वो आरबीआई से ले सकता है, लेकिन अगर पूरे 10 से 10,000 रुपए, और वो लिमिट सेट कर देती है आरबीआई कि आपको इतने पैसे, इसका इतना परसेंट ही आप सिर्फ लोन दे सकते हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है। करंटली इन इंडिया दिस इज अराउंड, और वो एग्जैक्ट फिगर, ये जो 10,000 का कितना परसेंट वो दे सकती है, 10,000 का, अब मान लो 10,000 जो डिपॉजिट हुआ है उसका सिर्फ 15% वो लोन दे सके। अगर किसी बैंक के पास अगर 10,000 रुपए का डिपॉजिट आया तो उसका सिर्फ 15% ही वो लोन पे दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको सभी बच्चों को। और क्लियर हो गया हो तो, अगर किसी को डाउट नहीं है तो एक बार को क्लियर लिख दो, और डाउट है तो एक बार ऑडियो ऑन करके पूछ लो, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ूंगा और कहीं ना कहीं एंड में आप बोलो कि सर पूरा चैप्टर नहीं समझ में आया, तो वो दिक्कत है। क्लियर है? सर वो बंदा वो बैंकक्रप्ट कैसे हो जाता है? बंदा बैंकक्रप्ट कैसे हो जाता है? क्लास 11th में आना पड़ेगा आपको अभी, या एक बार ब्लैंक शीट खोलते हैं। वैसे इस टॉपिक का रिलेशन नहीं है इससे, फिर भी मैं आपको चलो बता देता हूँ। ये जो शब्द है बैंकक्रप्ट, क्या होता है इसका मतलब? सबसे पहले बैंकक्रप्ट का मतलब ये होता है कि उसका दिवालिया निकल गया। दिवालिया निकलने का मतलब होता है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं है देने के लिए। अब ये तब होता है कार्तिक, जब आपने कोई एक पब्लिक कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी खोली है, सॉरी प्राइवेट के अंदर नहीं, पब्लिक कंपनी, हाँ, आपने कोई एक पब्लिक कंपनी खोली। अब उस पब्लिक कंपनी के अंदर जो पैसा लगता है वो शेयर्स के थ्रू लगता है। आपने लोगों को शेयर्स बेच दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, उनके पैसों से मौज मस्ती करी और आपकी कंपनी डूब जाती है किसी कारण, ठीक है, और आपने इनके पैसे चुका नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा उस वाले केस में, अपने आप को फिर जब गवर्नमेंट जो होगी कहीं ना कहीं इसके बैंक्स को चेक करेगी, और बैंक्स में जितना पैसा होगा वो इन सबको दे देगी, और उसके बाद उसके लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा कि दिस पर्सन इज बैंकरप्ट, अब ये इस टाइप का बिजनेस दोबारा चालू नहीं कर सकता,
और कोई भी इसको लोन देगा या फिर कोई भी अपना शेयर का पैसा लगाएगा तो सोच समझ के अगली बार लगाना भाई, ये बंदा फ्रॉड है एक तरह से, ठीक है। तो वो बैंकरप्ट हो गया यहाँ पे। शॉर्ट में मैंने समझाया जितना आपको, जितना शॉर्ट में समझा सकता था, ठीक है। तो आप आगे चल के पढ़ोगे कि अलग अलग टाइप की कंपनीज होती हैं जिसके अंदर क्या क्या होता है। तो अब आगे पढ़ रहे हैं, द मेजर पोस्ट मनी इज ऑफर्ड एज अ लोन टू दोज हु नीड मनी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 15% क्या करती है, 100 रुपए का 15 रुपए, मान लो 100 रुपए डिपॉजिट आया तो 15 रुपए बैंक अपने पास रख लेती है, किस चीज को, चारों तरफ बांटने के लिए, जिससे कि वो पैसा अर्न करेगी। और इसमें से ज्यादातर पैसा जो 15 रुपए में से मान लो 10 रुपए, वो 10 रुपए लोन्स की तरह ही बांट देती है। क्लियर है। अब अगला पॉइंट है, अब कुछ बच्चे ये पूछ बैठते हैं कि लोन होता क्या है। तो देखो भाई, जिसको लोन पता नहीं है क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है लोन इज अ अमाउंट, एक तरह से अमाउंट होता है, पैसे का अमाउंट होता है जो एक बैंक देती है, in which bank provide money to the needy with an assurance to pay the amount with the extra amount charged as an interest। लोन एक ऐसा अमाउंट है जो नीडी पीपल्स को दिया जाता है, ऐसे नहीं दे दिया जाता, कुछ सिक्योरिटीज वगैरह भी ली जाती है, वो आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या किया जाता है, लोन एक ऐसा अमाउंट है जो नीडी पीपल को दिया जाता है, बदले में उसको ये बोला जाता है कि आप ये इंटरेस्ट रेट हमें पे करोगे साथ में। पैसा तो प्रिंसिपल जो है वो तो आप चुकाओगे, लेकिन साथ में आपको ये इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंक अकाउंट इज कॉल्ड डिपॉजिटर। जो इंसान पैसा डिपॉजिट कर रहा है बैंक के अंदर, उसको डिपॉजिटर बोला गया है। पर्सन हु बोरो मनी फ्रॉम द बैंक इज कॉल्ड बोरोवर, है ना। जो लोन लेता है उसको बोरोवर बोला जाता है, और डिपॉजिटर जो पैसा बैंक में जाके डालता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर टू द डिपॉजिट। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप बैंक को डिपॉजिट करने जाते हो पैसा, तो आपको वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, लेकिन अगर आप उनसे लेन कह रहा हूँ लोन लोगे तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत अमाउंट चार्ज करेगी। क्लियर है। ये तो वही बात है कि जब आप उनको पैसा दे रहे हो तो आपको 5% कह रहे हैं कि हम आपको 5% देंगे, और जब उनसे वही पैसा लिया तो वो बोलेगा भाई 10% देने पड़ेंगे तब जाके पैसा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक अपना प्रॉफिट कमाती है। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अर्न फ्रॉम बोरोवर टू द गिवन to the amount given to depositor the main source of income for any bank। तो ये मैंने पूरा आपको इस वाले में समझा दिया था, है ना, कि नहीं इस वाले में नहीं किसी और में था, अनुष्का वाले में, वो डिलीट कर दिया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब अगला हम पढ़ने चलते हैं, क्रेडिट। इस शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। तो हम नए पेज पे आए हैं, अभी तक का अगर सबको क्लियर है तो लिखो ऑल क्लियर, और अगर किसी को पूरा इसमें भी अगर डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। ऑल क्लियर लिख दो सारे बच्चे जल्दी से। आई थिंक अगर आप सबने थोड़ा सा भी फोकस किया तो ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। कार्तिक कहता है मैं लोन समझा नहीं। कार्तिक एक बार ऑडियो ऑन करो। यस सर। आप अगर बैंक से कभी पैसा उधार लेते हो तो उसको लोन कहते हैं। क्लियर है। ओके सर। ओके। और बदले में जब आप लोन रिपे करोगे तो वो पैसा तो आपको देना पड़ेगा, साथ में एक इंटरेस्ट रेट भी होता है वो भी आपको देना पड़ेगा। क्लास 8 में आपने मैथ्स में क्वेश्चंस करे होंगे ना कि Yes, कंपाउंड sir. इंटरेस्ट निकालो और इसका ये निकालो, तो वो लोन Yes. के ऊपर ही तो होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। क्रेडिट होता क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। क्रेडिट एक एग्रीमेंट है इन विच लेंडर, लेंडर मतलब उधार देने वाला, यहाँ पे लिख लो ये देने वाला है, ठीक है। क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर मतलब देने वाला, सप्लाइज द बोरोवर मतलब लेने वाला। हंस रहे हो कुछ बच्चे, बताओ। पैसा लेने वाला, ठीक है, पैसा देने वाला। अब ठीक है, विद द मनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर पेमेंट, है ना।
क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें लेंडर पैसा देता है, किसको? बोरोवर को देता है, ठीक है। बदले में जो बोरोवर होता है वो ये कहता है कि हाँ मैं फ्यूचर में आपको पैसा दूंगा। क्लियर है? यस सर। चलो अब दो केसेस पढ़ते हैं। इन दो केसेस के अंदर जो है अब पता चलेगा कि जो उधार होता है, उधार जो है अब अच्छा होता है या बुरा, ठीक है। ये उधार जो होता है ये अच्छा होता है या बुरा? उधार यहाँ पे बेसिकली लोन की बात हो रही है। तो देखो शू मैन्युफैक्चरर है, ये स्टोरी बड़ी थी आपके बुक के अंदर, कलरफुल कुछ बना हुआ था, उसको मैंने शॉर्ट करके लिखा है यहाँ पे। शू मैन्युफैक्चरर शू बनाता है, उसको ऑर्डर मिलते हैं 3000 पेयर ऑफ शूज के, जो एक मंथ में डिलीवर करने हैं, ठीक है। टू कंप्लीट द ऑर्डर ही नीड रिसोर्सेस, है ना, कि ऑर्डर कभी भी अगर किसी को दिया जाता है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसको एडवांस भी दिया जाएगा या आधा पैसा दिया जाएगा, है ना। तो इसको क्या किया, 3000 जूते बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल्स की पड़ेगी, जैसे कि रॉ मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा? लेदर चाहिए होगा उसको कहीं ना कहीं, और लेदर के सोल्स चाहिए होंगे या फिर किसी भी कंपनी के चाहिए होंगे। अब यहाँ पे उसको कुछ वर्कर भी चाहिए, अकेला तो 3000 जूते नहीं बनाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक डेडलाइन है कि एक मंथ में ही उसको बना के देना है। तो रॉ मटेरियल के लिए वो पूछता है सप्लायर को, कहता है कि आप हमारे पास रॉ मटेरियल भेज दो और मैं आपको जैसे ही मेरा ये पैसा आ जाएगा मैं आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है। He then obtained loan as a cash as an advance payment for the person who gave the order. This way he has solved the present working capital need at the end of the month to complete the. चलो एक मैं आपको खुद ही समझा देता हूँ नया एग्जांपल देके। तो ये एक शू मैन्युफैक्चरर है, शू मैन्युफैक्चरर है ये इंसान, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसके पास 3000 जूतों का ऑर्डर आया। अब ये जाता है मार्केट में, मार्केट में जाके रॉ मटेरियल वाले को कहता है, रॉ मटेरियल वाले को कहता है कि उधार पे दे दो, उधार पे दे दो। क्या दे दो? रॉ मटेरियल। एंड जो अब क्या होता है, अब जो 3000 ऑर्डर जिसने दिए थे, अब उसने इसको क्या किया, एडवांस दे दिया, एडवांस दे दिया 1500 रुपए, मतलब 1500 जूते का पैसा जो है उन्होंने एडवांस में दे दिया। अब शू मेकर ने क्या किया, इसी 1500 रुपए के अंदर इसको भी पे कर दिया, लेबर को भी पे कर दिया, और जूतों का, शूज का प्रॉफिट कमा लिया। इसको 1500 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि एक मंथ में सब कुछ कर करा के इसने लोन लेके सब कुछ पूरा कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इस वाले केस में जो शू मैन्युफैक्चरर ने पैसा उधार लिया, क्रेडिट अवेल करी, तो क्या ये अच्छा था इसके लिए या बुरा था? जल्दी बताओ, जल्दी से लिखो कि ये गुड था बैड था। शू मैन्युफैक्चरर ने 1500 का प्रॉफिट कमा लिया यहाँ पे, ये सब कुछ कर करा के सबको जिसके पैसे देने थे वो दे के सब कुछ हो गया। यहाँ पे क्या इसको इसके लिए ये क्रेडिट फैसिलिटी लेनी अच्छी थी या बुरी थी? जल्दी बताओ, गुड था बैड था इसके लिए? नीव का आंसर सही है, वंशिका का भी सही है। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो अच्छा ही होगा ना। अब एक दूसरा केस है, अब दूसरा केस समझ लो, आपके बुक की स्टोरी में बता रहा हूँ, अलग से नहीं बता रहा हूँ। अब क्या है, एक फार्मर है, फार्मर ने क्या किया, उसको ये फील्ड है उसकी, ठीक है। अब इस पे उसको खेती करनी है, बट इसके पास पैसा नहीं है। ये जाता है मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर का मतलब लाला वगैरह जो होते हैं और जो पैसे उधार देते हैं गांव में, उसको कहते हैं। तो मनी लेंडर के पास जाता है, मनी लेंडर इसको पैसा दे देता है,
कितने देता है? 40,000 रुपए दे देता है, 40,000। बदले में मनी लेंडर कहता है कि भाई एक काम करना कि मेरे पैसे टाइम से तो लौटा देना, बट 40,000 के मैं 45,000 लूंगा तुमसे। एग्री कर जाता है फार्मर। अब क्या करता है ये फार्मर जो है, फील्ड पे जाता है, काम करता है, बहुत मेहनत करके उसने सारा पैसा यूज कर लिया खेती में। अब मौसम खराब होता है, मौसम खराब होने के बाद उसकी जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। अब ये फार्मर जो है क्या इसको पैसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब फिर जाता है फार्मर इसके पास, कहता है मुझे फिर से उधार दे दो, फसल खराब हो गई, मैं आपको पैसा नहीं चुका पाऊंगा। इसने बोला पहले के 40,000 रुपए भी तुम्हें देने हैं मुझे, और अब मैं आपको 30,000 और दे रहा हूं, तो अगली बार मुझे 1 लाख चाहिए। उसने बोला ठीक है। तो अब अगली बार क्या होता है, फसल इसकी अच्छी हो गई। अब इसने क्या किया, ये 40 दे दिए और इधर से 30 दे दिए, ठीक है। अब बट इसके पास, फार्मर के पास 0 रुपीज बचा। अगली बार वो फिर जाएगा खेती करनी, तो अगली बार फिर जाएगा उसके पास कि पैसा दे दो। तो ये कहीं ना कहीं एक डेब्ट ट्रैप में फंस रहा है। डेब्ट ट्रैप कहीं ना कहीं उधार के चक्कर में एक साइकिल में घूमता रहेगा हमेशा, लाइफ टाइम। बताओ घूमेगा या नहीं घूमेगा? यस और नो? ऐसे केसेस में जहां पे खेती की बात है, उसमें ज्यादा चांसेस ऐसा ही है ना, बिकॉज उसके कंट्रोल में थोड़ी है क्लाइमेट, भगवान उसके कंट्रोल में थोड़ी है। चलो यहाँ पे ये सबको ये समझ आया। तो अब देखो ऐसी अच्छा एक चीज है, अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं, किसी को पैसा अगर आप उधार दोगे तो ऐसी थोड़ी दे दोगे चल ले जा। आप क्या उससे ये बात नहीं करोगे कि आप मुझे कब पैसा दोगे, और अगर नहीं दे पाए तो क्या होगा, है ना? तो ये सब सारी बातें होती है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट उनको ही कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक तरह से टर्म एंड कंडीशन होता है, कंडीशन आप लिख लो इसको। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कंडीशन, किस कंडीशन पे पैसा दिया जाएगा। जब लोन देता है कोई भी लेंडर, ठीक है, तो एक एग्रीमेंट करवाता है सबसे पहले। अगर आप मेरे से उधार ले रहे हो तो मैं आपसे पहले एक एग्रीमेंट करवाऊंगा, और एग्रीमेंट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट एक हो सकता है रिटर्न, और एक दूसरा हो सकता है ओरल। इन दोनों में से कोई भी एग्रीमेंट मैं आपसे करवा सकता हूँ, क्लियर है। लेकिन फॉर्मल केस में हमेशा रिटर्न होता है, और इनफॉर्मल में ओरल करते हैं लोग, ठीक है। अब एक चीज समझना, अब उस एग्रीमेंट में सब लिखा होगा कि मैं इस तारीख को इतने पैसे तुम्हें दे रहा हूं, और मुझे इस तारीख को मेरे पैसे वापस चाहिए, और साथ में मुझे इतना इंटरेस्ट भी चाहिए। तो ये सब कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट है जो मैंने उस एग्रीमेंट में लिखवा दिया। अब देखो एग्रीमेंट की बेसिकली जो हमारे पास होती है, क्या क्या कंटेंट होता है। तो एग्रीमेंट में सबसे पहले इंटरेस्ट रेट पे बात करी जाएगी कि अगर मैं उधार तुम्हें दे रहा हूं तो क्या इंटरेस्ट रेट पे दे रहा हूं। दूसरी बात, कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब अगर तुम पैसा नहीं चुका पाए तो बदले में मेरे पास क्या गिरवी रखोगे, ठीक है, तो कोलैटरल सिक्योरिटी हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है स्टैम्प पेपर पे आप साइन वगैरह कराओगे, कोर्ट से साइन होता है, ये सब होता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, तो क्या आप एक बार में पेमेंट करोगे या इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट में। ईएमआई का शॉर्ट फॉर्म होता है इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या मुझे इंस्टॉलमेंट में पे करोगे या एक बार में पे करोगे, तो ये होगा मोड ऑफ रीपेमेंट, है ना, ठीक है। चलो These are called as terms of credit. इन सबको terms of credit बोला गया है। In case of borrower, borrower जो है जिसने मेरे से उधार लिया, वो पैसा देने में नाकामयाब रहता है, तो जो मेरे पास उसकी कोलैटरल थी, अब मान लो उसने अपने कुछ मेरे पास ज्वेलरी गिरवी रखी थी, अब उस ज्वेलरी को बेच के मैं वो पैसा वसूल कर लूंगा उससे, है ना। या फिर एक मान लो एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में एक आदमी ने खाना खा लिया और एग्रीमेंट ये किया कि अगर मैं पैसा नहीं चुकाऊंगा तो यहाँ के बर्तन साफ करूंगा। तो अब क्या किया, वो पैसा नहीं दे पाया तो पूरी रात उससे बर्तन धुलवाए, क्लियर। तो ये इसका एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं। तो कोलेट्रल ज्यादा देना होता है या कम देना, मतलब क्रेडिट अगर कम लिया और कोलेट्रल अगर ज्यादा रखा हुआ है जमीन का, हाँ सर, तो फिर वो पूरी जमीन हड़प लेगा। नहीं, वो एग्रीमेंट में लिखा होता है नीरज
कि एग्रीमेंट में ना होगा। कोलेटरल कई बार क्या होता है, सेम अमाउंट, ज्यादातर तो देखो कोलेटरल सेम अमाउंट का होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर कोलेटरल ज्यादा का है तो सिर्फ उतना ही जितना आपने बोरो किया उतना ही लिया जाएगा, पूरा का पूरा नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? और बाकी पैसा जो बेच के बचेगा वो आपको दे दिया जाएगा अगर आपका कोलेटरल ज्यादा अमाउंट का है तो। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, ज्यादा अमाउंट का कोलेटरल कोई रखता नहीं है, जितने का लोन चाहिए ज्यादातर उतने का ही रखते हैं, या थोड़ा बहुत ज्यादा का होता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट may vary from one credit agreement to another. There may vary depending on the nature of lender and borrower. अच्छा, अब एक चीज सोचो, अब यहाँ पे बोला है क्रेडिट अरेंजमेंट्स टू अनदर, और कहते हैं कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट बदलता रहता है। अगर मैंने किसी को पैसा उधार दिया तो मैं जरूरी नहीं कि उससे इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा। मान लो मेरे रिलेशन उसके साथ अच्छे हैं तो मैं उससे क्यों कोलेटरल लूंगा? कोलेटरल भी नहीं लूंगा, मुझे उस पर ट्रस्ट है, मुझे पता है उसका अपना घर है, वो छोड़ के जाएगा नहीं। तो मैंने उससे ना कोलेटरल लिया ना इंटरेस्ट रेट लिया, बस मैंने इंसानियत के नाते पे उसकी मदद कर दी। कई बार क्या होता है कि मेरा ऐसा लगता है मुझे कि भाई नहीं, मेरे पैसे डूब जाएंगे, इस बंदे को मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं कोलेटरल रखवा लूंगा। और कई बार मुझे लगता है कि अच्छा रिलेशन नहीं है, मेरे भी बुरे वक्त पे इसने मेरे से इंटरेस्ट चार्ज किया था, तो अब मैं भी इसके बुरे वक्त में इंटरेस्ट चार्ज हूँ, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट में लगा दूंगा उस पर, है ना। तो इन चीजों पे बात करी जाती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। बताओ, ये पूरा टॉपिक क्लियर है तो ऑल क्लियर लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे। वंशिका को क्लियर है, नीरज को क्लियर है, अनन्या टाइप करो, नीव को भी क्लियर है, अनन्या को भी क्लियर है, कार्तिक, आदित्य, चलो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। हमारे पास है सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। अगर हम बात करेंगे इस टॉपिक पे तो सबसे पहले यहाँ पे ये मोटा सा जो आदमी दिख रहा है आपको, मनी लेंडर है। अब मेरी बातों से कोई ऑफेंड मत होना भाई, मोटे पतले इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते, तो कई बार एग्जाम्पल देने पड़ सकते हैं, बट ये किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं बोला जाता है, ये बस आपको समझाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। चलो देखो, मनी लेंडर एंड लोकल ट्रेडर, इनसे क्रेडिट हमें मिल सकता है, इससे हमें उधार मिल सकता है, ठीक है। दूसरी बात, हमें बैंक भी पैसा दे सकती है। कोऑपरेटिव, एक होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपसे अभी बात करूंगा। और अदर सोर्सेज लाइक रिलेटिव से भी पैसा ले सकते हो, फ्रेंड से भी ले सकते हो, और इस तरीके से। तो हमने बेसिकली पढ़ा, लेंडर से पैसा लिया, ट्रेडर से पैसा लिया। सेकंड पॉइंट पढ़ा, बैंक से लिया। तीसरा पॉइंट पढ़ा, कोऑपरेटिव से लिया। चौथा हमने पढ़ा रिलेटिव, फ्रेंड्स एक्सेट्रा से। अब यहाँ पे एक आपके लिए एक नया टर्म है कोऑपरेटिव। तो कुछ बच्चों को तो चलो देखो पता ही होगा कोऑपरेटिव्स होता है क्या है, लेकिन कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। कोऑपरेटिव का मतलब जो होता है, ज्यादातर जो इसका नाम होता है वो ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का इसका मतलब होता है, नाम होता है इसका, बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है इसका नाम। अब इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स हैं किसी गांव में, 4 लाख रुपए का ट्रैक्टर आता है, ठीक है। एक सिंगल फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता, 2 भी नहीं कर सकते, 3 भी नहीं कर सकते। अब क्या किया, 10 फार्मर ने मिलके क्या किया, पैसा जुटाया, एक साथ बैंक अकाउंट खोला, ठीक है। इन 10 के नाम से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या कोऑपरेटिव के नाम पे बैंक अकाउंट खुल गया। बैंक अकाउंट खुलने के बाद क्या होता है, अब जो बैंक्स हैं, अब इन 10 लोगों के बिहाफ पे बैंक अकाउंट खोलती है, और उनको पता है कि ये लोग ट्रांजैक्शन बैंक से कर रहे हैं, तो बदले में क्या करती है, इसको लोन दे देती है। अब लोन जब मिल जाता है तो वो जाके ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली इससे हमें ये क्या पता चला, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो होते हैं जहां पे लोग बहुत सारे लोग एक लाइक टीम फॉर्म करते हैं अपनी म्यूचुअल नीड्स के लिए। अब जो ट्रैक्टर है वो एक के पास आया तो सारे के सारे सेम डे तो खेती नहीं करेंगे ना, प्लोइंग तो नहीं करेंगे,
तो 10 लोग हैं तो अलग अलग डे पे कर लेंगे, तो रिसोर्स को पूल किया जाता है यहाँ पे म्यूचुअल नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, बेसिकली आप मान सकते हो आपकी क्लास के अंदर आप सबको पार्टी करनी है और बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है किसी लाइक जगह पे जाने के लिए, 15,000 लग रहा है, और 15 कर लिया आपने इकट्ठे, अब सबने 1,000 मिला के जाके पार्टी करके आ गए। तो वैसे ही होता है कॉपरेटिव्स भी। क्लियर है यहाँ पे? इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता नहीं है इस चैप्टर में, बट फिर भी आपको मैंने बता दिया कि हाउ इट वर्क्स। अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दो, बिकॉज हर पेज पे मैं आपसे पूछ सकता हूँ। चलो भाई, क्लियर है? वंशिका हो गया, ईशा, नीरज, आदित्य पूरी क्लास में आंसर नहीं करता है, और आदित्य है भी या नहीं है क्लास के अंदर, वो पहले उसका ऑडियो अनम्यूट कराते हैं। आदित्य आप क्यों नहीं लिखते हो सर मैं टाइप वगैरह? सर मैं समझता हूँ, पहले मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं उसे अच्छे से समझता हूँ। चलो और जब तक आपको, अच्छा ठीक है, तो आप एक काम किया करो ना, जब एक वो किस पे देख रहे हो आप क्लास, लैपटॉप पे या फोन पे? सर लैपटॉप में है। हाँ, तो एक काम किया करो कि आप सबसे पहले ना क्लियर लिख लो और उसको कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लिया करो। अगली बार जब भेजना है तो आप उसको कंट्रोल वी कर देना और एंटर कर देना, बस पहुंच जाएगा तुरंत, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी पेस्ट हो जाएगा बस, है ना। बट इससे मुझे पता लगता रहा क्लास में बच्चे सो तो नहीं गए, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही ऐसा है थोड़ा, तो इसी वजह से पूछ रहा हूँ मैं बार बार। अब हमारे पास आती है बात फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल बेसिकली जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ज्यादा रहता है उसको हम फॉर्मल बोलेंगे। इनफॉर्मल मतलब फ्रेंड से पैसा ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, चाचा से ले लिया, ताऊ से ले लिया, वाइफ से ले लिया, ठीक है, किसी से भी पैसा ले लो तो आसपास से, तो जहाँ पे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कम होती है तो वो इनफॉर्मल हो गया। और फॉर्मल क्या होता है? जहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है, जहाँ पे आपको कोलेटरल देना पड़ता है, जहाँ पे लाइक डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, ये दो हमारे पास टर्म्स ऑफ मतलब सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल में फर्क क्या है, बता देता हूँ। ये देखो, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। देखो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं, यहाँ पे आपको कोलैटरल भी देना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन, एंड नॉट अवेलेबल फॉर ऑल। अब जैसे कि आपकी एज कम है तो आप अगर बैंक में से जाके लोन लेना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा, है ना, बिकॉज आपका प्रीवियस कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, लोन की कोई हिस्ट्री है ही नहीं। अब इनफॉर्मल सेक्टर में फॉर्मेलिटीज होती है बट लेस होती है। कोलेटरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन वेरी लेस और अवेलेबल फॉर ऑल, ये हमेशा सबके लिए खुला रहता है ज्यादातर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे एक और चीज होता है रिटर्न एग्रीमेंट। यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट होता है, और यहाँ पे कई बार ओरल हो सकता है और कई बार रिटर्न हो सकता है, और कई बार नहीं भी होता है, नहीं भी होता है कई बार। क्लियर है? बट एक और मेजर डिफरेंस होता है सबसे ज्यादा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको एक मेजर डिफरेंस क्या होता है, जो आपके चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। फॉर्मल सेक्टर में, अब ये गैस करना, इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे भी एक इंटरेस्ट रेट है। अगर यहाँ पे 5% है तो बच्चे आप सब यहाँ पे एक इमेजिन करके लिखो कि ज्यादातर एवरेज बेसिस पे क्या होगा, एवरेज बेसिस पे क्या होगा। अगर यहाँ 5% है तो यहाँ कितना होगा, ये दिमाग में रखना कि अपने दोस्त
फैमिली, ये थोड़ा सा साइड करके थोड़ा सा ये सोचना कि मनी लेंडर से पैसा ले रहे हो और या ट्रेडर से ले रहे हो, तो क्या सर इंटरेस्ट रेट डबल है? डबल 10 डबल और 10 और 15%। बेसिकली फॉर्मल सेक्टर्स जो होते हैं, जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, फॉर्मल सेक्टर्स में बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, इनसे जब आप पैसा लेते हो तो इनका मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई चलो ठीक है, ये बंदा काम करेगा और कंट्री की इनकम को सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं एक दिन, और हमारी कंट्री आगे जाएगी। लेकिन इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग या मेकिंग हम लिख सकते हैं। बताओ, फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में समझ में आ गया? अब आपसे पूछा जाए फॉर्मल में आते कौन से हैं, तो आप इसमें लिख दोगे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? नियति के नाना भी किसी फॉर्मल सेक्टर में थे, कोई सिडबी करके होता है, स्मॉल बैंक करके, उसके मैनेजर थे या हैं। ठीक है, तो अगर ये सब क्लियर हो चुका है तो एक बार डन का मैसेज डाल दो भाई। मैसेज डाला हुआ है किसी ने, सर फिर से समझा दो। सर आपकी आवाज कट रही थी, फिर से समझा दो। ओके ठीक है। ईशा, वैसे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में डिफरेंसेस क्या है। पहला डिफरेंस है, दोनों में बता दो कौन कौन से सोर्सेज हैं। फॉर्मल में आपको बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनफॉर्मल में मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स, वाइफ्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है फॉर्मल सेक्टर में वो कम लगता है और इनफॉर्मल सेक्टर में वो ज्यादा लगता है। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर का जो मेन एम होता है या मोटिव होता है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की इनकम को सपोर्ट करेगा आगे चल के, और लोग इंडिपेंडेंट हो गए, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएंगी, ये सोच के साथ लोन दिया जाता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जो मनी लेंडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई हमारा घर चल जाए, बाकी सामने वाला बर्बाद हो जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो पैसा बनाना मेन काम है मेरा। तो ये है यहाँ पे। क्लियर है? बताओ, अगर कहे तो यस, सबने लिख दिया है, चलो ठीक है। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अब हमारे पास है एक चीज है, पिछला वाला रह गया था ना इसमें। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इतना समझाया आपको, पहली लाइन के बारे में वो सारे डिफरेंसेस बता दी, बिकॉज वो सब लिखना मुझे इम्पोर्टेंट लगा नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि ये आपको पहले से भी पता होगा, और अगर मैं क्लास में बोल भी दूंगा तो कहीं ना कहीं आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडिया सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, याद रखना, दैट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। मतलब अगर आपको बैंक लोन देती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देती है तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इस पे कौन सुपरविजन रखता है? आरबीआई रखता है, याद रखना। आरबीआई एक हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो क्या करता है, सारे बैंक्स को मॉनिटर करता है, सारे बैंकों का बैंक है ना, तो याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद आरबीआई मॉनिटर द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। क्या वो कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं? जो आपको अभी समझाया था कि 10,000 रुपए अगर आपने डिपॉजिट किया है तो 10,000 में से बैंक सिर्फ उसका 15% यूज कर सकती है, वो कैश, ठीक है, और बाकी उसका 85% बैंक के पास होना चाहिए। तो क्या वो कैश बैलेंस मेंटेन कर रही है? क्योंकि कोई भी इंसान पैसा लेने के लिए आ सकता है, इसलिए 85% साइड रखना पड़ता है। ठीक है, आरबीआई ऑल्सो सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ मच मनी अ बैंक इज देइंग। आरबीआई इस पे भी ध्यान रखती है कि कितना पैसा वो उधार दे रही है, कहीं 15% से ज्यादा पैसा तो उधार नहीं दे रही, और किसको दे रही है उसको सारे प्रूफ आरबीआई तक सबमिट करने होते हैं। ठीक है, और क्या इंटरेस्ट रेट पे देती है ये भी देखा जाता है, और ये इंश्योर करती है कि बिजनेस जो है वो सिर्फ पीपल के वेलफेयर के लिए हो, और कहीं ना कहीं
एक सेकंड रुकना। At what interest rate and for sure bank give loan to every category of the people through profit making business or a farming। अब देखो यहाँ पे एक ये लाइन गलत लिखी है, ध्यान से समझना। इसमें लिखा है कि आरबीआई ये श्योर करती है कि वो सभी लोगों को लोन दिला पाए, चाहे वो फार्मर या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, ठीक है। लेकिन हर बार नहीं होता, बिकॉज एक गरीब फार्मर के पास कोलैटरल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करती है, गाइडलाइंस तो जारी कर देते हैं, बट बैंक इसको फॉलो नहीं करती। बैंक उन्हीं को देती है जिनके पास कोलैटरल होता है, जिनके टर्म्स ऑफ लाइक पहले जो उन्होंने क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह देखी जाती है कि उन्होंने पहले चुकाया है नहीं चुकाया है, क्या बैंक में कितने पैसे हैं नहीं है, क्या काम करता है ना, उसकी सैलरी कितनी है, ये सब देख के दिया जाता है, ठीक है। तो इस लाइन को हम मान के चलेंगे। अगर बुक में, अगर एग्जाम में लिखना है तो आप लिख दोगे, लेकिन एक्चुअल में ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल चीज नहीं बोली है। रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है। अपने एग्जाम से पहले ना एक काम करेंगे, जैसे अगले दिन एग्जाम होगा ना, तो हम ये करेंगे, पूरी रात क्लास कर लेना, रिवीजन करा दूंगा इसी तरीके से, है ना, सही आइडिया। शॉर्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे शॉर्ट में नहीं हुआ है, चैप्टर ही छोटा है। अब देखो आरबीआई के जो फंक्शंस अगर हमें पढ़ना है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। ये आपके 2 और 3 मार्कर्स के क्वेश्चन है। कई बार इसमें 1 मार्कर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पिछले साल भी एक बार पूछा गया था इसमें से आरबीआई के फंक्शन। तो देखो ये क्या करती, पहला काम है इशू करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी कंट्री के अंदर जो पैसा छपता है इन्हीं की मंजूरी से छपता है। दूसरी बात, रेगुलेशन ऑफ मनी एंड क्रेडिट। मनी और क्रेडिट का रेगुलेशन बना के रखना, इनके बीच में एक बैलेंस बना के रखना। तीसरी चीज है कीप ट्रैक ऑन वर्किंग ऑफ अदर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक किस तरीके से काम कर रही है, क्या वो अनफेयर तो नहीं कर रहा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। आप सबने मूवीज वगैरह भी आजकल देखी है कि हमारे सिस्टम में काफी लूप होल्स थे, जिसका फायदा उठाते हैं कुछ गलत लोग और मनी मेकिंग बिजनेस के अंदर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में भी था। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या चीज है कि वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक के ऊपर नजर रखती है वो। उसके बाद आरबीआई फैसिलिटेट ऑल बैंकिंग एक्टिविटीज फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो आरबीआई के थ्रू होती है, ठीक है। क्लियर है, बताओ कोई प्रॉब्लम है। चलो एक हमारे पास पॉइंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ठीक है। तो ये भी एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जैसे होते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है, एक सेकंड रुकना, जो मैं सोच रहा हूँ वही है ना। चलो बता देता हूँ। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखो सेल्फ का मतलब क्या हो गया, खुद। हेल्प का मतलब हेल्प, और ग्रुप का मतलब आपको ग्रुप पता ही है। अब इसको तोड़ लेते हैं। सेल्फ का मतलब खुद अपनी हेल्प करो, खुद अपनी मदद करो। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे चल के 2-3 साल में, 2-3 साल के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, या अगर नहीं भी होते हैं तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से 2-3 साल के बाद लोन मिलने लग जाता है, लेकिन उनको स्टार्टिंग के 1-2 साल तक नहीं मिलता। लेकिन इसका काम कैसे होता है, देखो इसमें 15 लोग हैं, 15 मेंबर आपके आस पड़ोस से। अब क्या किया, हर एक ने पर मंथ उसमें पैसा डालना चालू कर दिया, जैसे बैंक में आप डालते वैसे ही। अब उस 15 मेंबर में हर एक को पता रहता है कि उसमें कितना पैसा है। अब किसी एक पर्सन की बेटी की शादी है, उसने क्या किया, वहां से 5 लाख रुपए उधार ले लिया। अब 5 लाख के बदले वो कितना चुकाएगा, 5,15,000। तो अब ये क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में इसको लोन भी दे दिया और कहीं उनको बाहर भी नहीं जाना पड़ा। तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है, ठीक है।
और कहीं ना कहीं ये जो 15,000 का प्रॉफिट है ये 15 लोगों में बट जाता है जब ये पैसा वापस देगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इस तरीके से काम करता है। और जब इसके लाइक इनके पास ये बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और इसमें पैसा ट्रांजेक्शन इन एंड आउट होने लगता है, तो 1 से 2 साल के बाद इनको बैंक भी लोन प्रोवाइड करने लग जाती है। अगर ये क्लियर है तो क्लियर लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है, आज खत्म करके इस चैप्टर को छोड़ेंगे, बिकॉज जो हमारा एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप वो थोड़ा टाइम लेगा। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर हमारा और कोई टॉपिक जैसे कि ज्योग्राफी का हो गया या इकोनॉमिक्स का हो गया या पॉलिटिकल का हो गया कि जल्दी जल्दी खत्म होता है तो इनको जल्दी खत्म कर लेंगे, उनको हम बाद में कर लेंगे। और मैक्सिमम 3 से 4 महीने में कोर्स खत्म करना है, ये हमें डिटेल याद रखना आप सब। चलो अब हम एक समरी पढ़ लेते हैं। क्या समरी पढ़े? वैसे समरी तो आपको पता ही होगा, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, समरी थी एक तरह से ये तो, ठीक है। तो एक बार हमारा ये मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। इसमें जितना रिक्वायर्ड था वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो आपको बताया नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, घर पे जाके मैं आपका होमवर्क लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकना, 1 सेकंड। अब ये होमवर्क अभी फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लेना जो मैं लिखवा रहा हूँ। देखो सबसे पहला होमवर्क है, ठीक है, आपसे खरा होगा। सबसे पहला होमवर्क है कि प्रीवियस होमवर्क जितने भी थे पहले प्रीवियस होमवर्क को फिनिश करो, पहला काम ये है। दूसरा काम, इस चैप्टर के नोट्स बनाओगे। ये मैं वैसे पावर पॉइंट का पीपीटी जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपकी क्लासेस कम होती हैं वीक में, इसीलिए मैं आपको ज्यादा होमवर्क देता हूँ। मतलब पर डे अगर आपको 1 घंटा देना है तो कहीं ना कहीं आप इसमें बहुत अच्छा कर लोगे, है ना। प्रीवियस होमवर्क करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। तीसरा होमवर्क ये है कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर को लर्न भी करना है आपको, ठीक है। तो ये अगर 3 काम करोगे तो इम्पोर्टेंट आपका काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। नीरज, मैं इन क्लास नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि क्लास नोट्स जो अभी आपने बनाए वो नोट्स है, वो नोट्स नहीं है असली में। असली नोट्स क्या है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें से होंगे खुद के नोट्स, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़ के खुद के नोट्स बनाओगे, वो एक्चुअल में आपकी मेहनत के नोट्स हैं और वो असली में काम आएगा, ठीक है। जो मैंने लिखवाया वो मेरी मेहनत थी और आप जो लिखोगे वो आपकी मेहनत है। एनसीईआरटी बट पढ़ना मत छोड़ना, एनसीईआरटी भी 4th होमवर्क है, रीड एनसीईआरटी। और जो पिछली क्लासेस में हमारे पास बच्चे थे जिन्होंने हमारे पास ये किया नेशनलिज्म, उनको मैं बता देता हूँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसको लर्न कर लेना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने एक चैप्टर किया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये भी आप एक बार को इसको नोट कर लेना और इसको भी याद कर लेना। तीसरा चैप्टर आज हमने किया मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। अब मेरे पास एक कुछ बच्चों का आज की क्लास में मैसेज आया कि सर हमारा स्कूल में डेवलपमेंट चल रहा है। तो डेवलपमेंट 1 दिन का चैप्टर है सिर्फ, जैसे मनी क्रेडिट किया ना, इससे भी बहुत आसान है बिकॉज ये चैप्टर आपने पढ़ लिया ना पूरा का पूरा। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो थोड़ा टाइम लगता है डेवलपमेंट को समझने में। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है डेवलपमेंट, अगर बोलोगे तो मैं अगली क्लास में भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो अगली क्लास में हम मिलते हैं और सबको समझ में